आज हमारे साथ मौजूद है युवा दिल की धड़कन, गरीबों के मसीहा, केंद्र सरकार, भारत सरकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य केंद्रीय मंत्री लोकेश प्रजापति जी। जानेंगे क्या इनका राजनीति इतिहास है, आखिर इस मुकाम तक ये कैसे पहुंचे, राजनीति का शौक किस तरह से इनको हुआ, आपको रूबरू कराएंगे ऐसी खास शख्सियत से। सर, आपका भारत अवतार न्यूज में स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा ये जो राजनीति है, राजनीति में आपका कब से रिश्ता रहता रहा, कब से आप राजनीति में कूदे और किस तरह से आपने संघर्ष यहाँ पर किया? मैं छात्र जीवन में ही मैं राजनीति में आ गया था। जब मैं स्नातक में मैंने प्रवेश लिया तो उस समय छात्र संघ के चुनाव होने थे। छात्र संघ के चुनाव में मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा मुझे हुई तो कुछ लोगों के द्वारा छात्र चुनाव में मुझे हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की गई। सब आपने जो अपनी जो स्टडी की है कहाँ से की थी? मैं स्टडी मेरठ से, मैं मेरठ कॉलेज में मैंने छात्र संघ का जो है मैं चुनाव लड़ने का जब मैंने कोशिश किया गया तो कुछ लोगों द्वारा मुझे चुनाव रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि मुझे कहीं ना कहीं राजनीति में एक शुरुआत करते हुए अच्छे एक मुकाम तक जाना है। क्योंकि जो लोग नहीं चाहते थे उस समय कि कोई गरीब, कमज़ोर, देश का पिछड़ा दलित आगे बढ़े, तो इसलिए फिर मैंने मन बनाया और मैंने छात्र जीवन से ही फिर राजनीति को अपनाते हुए मैं पढ़ने के बाद, जैसे मैंने स्टडी करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया। लेकिन मैंने तो आप छात्र संघ के चुनाव लड़े थे? नहीं, फिर मैंने चुनाव नहीं लड़ा था और मैं फिर गवर्नमेंट जॉब में चला गया। लेकिन मन में केवल ये चीज़ थी मुझे राजनीति में आना है। मुझे गवर्नमेंट जॉब में सब किस पोस्ट पे थे आप? मैं लैब टेक्नीशियन हो गया था वहाँ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फिर मैं मान्यवर श्री कांसीराम साहब के एक फार्म से कैडर से मुझे एक प्रेरणा मिली और मैंने नौकरी छोड़ करके मैं बीएसपी में उस समय मान्यवर श्री कांसीराम साहब के साथ चला गया और मैंने लगभग 22 साल तक बीएसपी में उस मिशन को, उस मूवमेंट को चलाने का काम किया साथ लग करके। और मैं वहाँ एमएलसी रहा, राज्य मंत्री रहा उत्तर प्रदेश सरकार में। मैंने देखा कि देश में 2014 में जो परिस्थितियाँ देश की बनी तो देश में, क्योंकि जब एक तरफ हम भारत के संविधान के अनुसार हम बात करते हैं कि जिसकी वोट ज़्यादा होगी उसका देश का राजा होगा। पहली बार देश में ऐसा हुआ क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 62%, 60% पिछड़े वर्ग के लोग हों और आज तक उनको कभी मौका नहीं मिला। 2014 में पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के जब प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जब इस देश के दलितों, पिछड़ों, गरीब, मजलूम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जब ये नारा देने का काम किया, देश हित में, राष्ट्र हित में जब उन्होंने बात करने का काम किया तो उनसे प्रेरित होकर के मैंने 2015 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग किया। इसके अलावा और कोई कारण भी रहा जो आपने बीएसपी छोड़कर भाजपा का दामन थामा? हाँ, बीएसपी में थोड़ा सा कुरीतियाँ रही हैं कि जहाँ हम नारा दिया करते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, तो वो भी नारा चेंज किया गया। और जब एक नारा दिया करते थे कि इस देश के दलित, कमज़ोर, पिछड़े, अल्पसंख्यक इन समाज के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो मिशन से जब बीएसपी ने भटकने का काम किया तो फिर हमने कहा कि ये मिशन तो कहीं ना कहीं जो मिशन की मुखिया है उन्होंने गिरवी रखने का काम कर दिया। इसलिए फिर हमने मजबूरी हो गई कि हमने उसको छोड़ने का काम किया और हमें लगा कि देश हित में, राष्ट्र हित में जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर सकते हैं और देश विश्व गुरु होना चाहिए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा गया है और विश्व गुरु रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य शैली है उससे प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उससे आप लंबे अरसे तक भाजपा में रहे। बसपा में जो है बात जोरों पे रहती है, अक्सर लोगों की चर्चा में रहती है कि बीएसपी में जो भी टिकट मिलता है पैसे के बल पे मिलता है और वहाँ पर बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं होते। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, कुछ दिनों से ये चर्चाएं भी हुई है और ये प्रचलन भी आया है। ये आप सब लोगों के संज्ञान में भी है। ये प्रचलन कुछ दिनों से चल रहा है और बड़े पैमाने पर ये हुआ भी है कि हाँ भाई, जो लोगों ने टिकट की डिमांड रखी है, चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी आया है, तो फिर लगने लगा कि जहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए में अगर प्रत्याशी तय किए जाएंगे तो वहाँ गरीब, कमज़ोर लोगों का तो मेरे हिसाब से लड़ना संभावना जो कम हो गई फिर चुनाव लड़ने की।
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून बनाया है कि अब इस बार जो राजनीति में युवा चुनाव लड़ेंगे जो भी लोग, उनका आपराधिक इतिहास जो है वो मीडिया के अंदर उजागर किया जाए, ट्विटर फेसबुक पर किया जाए, तो इस तरह के जो आदेश हुए हैं आप इस तरह किस तरह से मानते हो? नहीं, ये अच्छा है। देखो, राजनीति एक सामाजिकता है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम लोग व्यवसायीकरण कर दें राजनीति का, हम लोग अपराधीकरण कर दें राजनीति का। राजनीतिक प्रजातंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि एक अच्छे आदमी चुन करके उस संसद में जाने चाहिए, विधानसभा में जाने चाहिए, और इसीलिए यहाँ डेमोक्रेसी का नाम दिया गया, इसलिए यहाँ प्रजातंत्र कायम किया गया, वोट के आधार पर राजा चुनने का अधिकार दिया गया। तो इसलिए ये अच्छी पहल भी है सुप्रीम कोर्ट की भी, और मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी इसके पक्षधर है कि जो भी लोग चुन करके जाएं वो अच्छे लोग जाएं, जिनका आपराधिक इतिहास ना हो। ऐसे लोगों का वास्तविक विधानसभा में और संसद में जाना अच्छा ही होगा देश में। जैसे कि अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं, हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी भर रही है, जीत के दावे कर रही हैं। इस में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो क्या आपका मैन्युफैक्चर होगा, किस तरह से, क्या उद्देश्य, किन किन मुद्दों पर आप यहाँ यूपी में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा तो उद्देश्य क्या, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, अब आप देख रहे हैं कि देश के कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ सड़कों का जाल, विकास के कार्य और जहाँ आपसी भाईचारा, जो लोग एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर धर्म के को लेकर के, जात पात को लेकर के जो इस तरीके की चर्चाएं किया करते थे, आज उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, 4.5 साल हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी, कहीं भी आपने देखा, कहीं भी कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ है। और पिछली सरकारों में आपने 2014 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, फैजाबाद दंगा हुआ है, अयोध्या दंगा हुआ था, प्रतापगढ़ दंगा हुआ था, कि जो लोग कहा करते थे कि हम तो एक समाज के एक वर्ग के हितैषी, उन लोगों का बड़ा नुकसान उनकी सरकारों में भी हुआ है। और आज इंसान तो छोड़ दो, किसी पक्षी को भी कोई नुकसान आज तक इन 4.5 सालों में नहीं हुआ है। इतना जरूर हुआ, कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी, अपराधी आदमी है, देखो उसके खिलाफ तो कानून बना है, कानून अपना काम करता है, और उसको जहाँ गुंडे और बदमाश की जगह है उनको भेजने का काम सरकारें करती है कानून के तहत। तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, अगला कुछ नहीं, अगला तो चुनाव है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए हम लोग फिर चुनाव में जा रहे हैं, और फिर पुनः 2022 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार जो है 300+ पार करते हुए अपनी बनाने का काम करेंगे। विपक्षों का दावा है कि सरकार, जो राज्य सरकार है, भाजपा सरकार में सिर्फ उनके पास राम मंदिर का मुद्दा था, धार्मिक मुद्दे थे, अब वो खत्म हो चुके, अब कोई मुद्दा नहीं बना। तो अब जो है किस मुद्दे को आगे लेकर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर भाजपा आगे बढ़ेगी, इस मामले में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दा ही नहीं रहना देना चाहते हम तो देश में। भाई, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम तो देश को मुद्दा विहीन बनाना चाहते हैं। मुद्दा तो होने चाहिए, जो नकली टोपी